हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशो एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेशो एनालिसिस क्या होता है। रेशो एनालिसिस हमें बताता है कि किसी भी फाइनेंशियल डेटा को एनालिसिस करना, यानी कि उसको इंटरप्रेट करना। तो ये हमारी डिसीजन मेकिंग मदद करते हैं। मैनेजमेंट को बताते हैं कि किसी भी डेटा में कितना चेंज हुआ है। चार तरह के बेटा रेशो होते हैं। पहला होता है लिक्विडिटी रेशो, जो हमको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में कितना सॉल्वेंट है, कितना स्ट्रांग है। दूसरा होता है लिवरेज रेशो, जो हमको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, उसके कवरेज रेशो कैसे हैं। तीसरा होता है बेटा एक्टिविटी रेशो, है जो परफॉर्मेंस रेशो, जो बताता है कि कंपनी का डाटा, क्रेडिटर्स, इन्वेंटरी किस तरह से मैनेज है। चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, कि कंपनी कितना प्रॉफिट, कितना परफॉर्म कर रही है, उसके बारे में बताते हैं। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। रेशो एनालिसिस क्या हमने पढ़ा, क्या होता है। ये कंपेरिजन होता है डिफरेंट नंबर्स का, बैलेंस शीट से, इनकम स्टेटमेंट से एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से, पिछले साल की फिगर्स के साथ, दूसरी कंपनी के साथ और इंडस्ट्री के साथ, और इवन द इकोनॉमी के साथ, ताकि हम ये देख सकें कि कितना रेशो, कौन सा रेशो कितना अच्छा है, कितना बुरा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहले आता है बेटा करंट रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो एक बिजनेस है वो अपना शॉर्ट टर्म डेप्ट कितना अच्छे से पे कर सकता है। तो इसका आइडियल रेशो होता है बेटा 2:1। क्या होता है 2:1, यानी कि एसेट्स, हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का दुगना होना चाहिए। नेक्स्ट होता है क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये क्या बताता है, ये करंट डेप्ट को इमीडिएटली मीट करने की एबिलिटी को बताता है। तो बेसिकली जब हम क्विक एसेट्स निकालते हैं तो करंट एसेट्स में से क्या करेंगे, क्विक एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स में से जो हमारी इन्वेंटरी होती है और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये लिक्विड नहीं है, बिल्कुल इमीडिएट लिक्विडेबल नहीं है। इनको लिक्विडेट करने में टाइम लगेगा। तो जो इमीडिएट लिक्विडेबल होगा उसको हम तुरंत बेच सकते हैं, तो हमारा क्विक रेशो के अंदर आएगा। और आइडियल रेशो होता है 1:1। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा कैश रेशो। कैश रेशो का फॉर्मूला होता है जो भी हमारा कैश है और जो बैंक बैलेंस है या फिर ऐसी सिक्योरिटी है जो मार्केटेबल, इनको मार्केट में बेच सकते हैं, तो कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये दिखाता है कि बिजनेस के अंदर एब्सोल्यूट लिक्विडिटी कितनी है, कितना पैसा कैश में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी कैश एंड बैंक बैलेंस, नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखते हैं। नेक्स्ट आता है नेट वर्किंग कैपिटल रेशो। नेट वर्किंग कैपिटल रेशो हमको बताता है कि एंटिटी के अंदर कितनी वर्किंग कैपिटल लगी है। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी, कि बिजनेस जो है कितना अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, ये हमको नेट वर्किंग कैपिटल रेशो बताता है। अब इसका फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये एग्जांपल है। एबीसी कंपनी जो है प्लम्बिंग फिक्सर्स बेचती है 2/10 नेट 30 के रेशो पे के टर्म्स पर। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है, कैश है, इन्वेंटरी, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंटरी, नेट फिक्स एसेट्स है, अकाउंट्स पेबल, इक्विवेलेंट, बैंक लोन है। ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी है। और क्या दे रखा है हमको, अकाउंट्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, इन्वेंटरी का बैलेंस दे रखा है 2 लाख रुपये और 4 लाख रुपये। अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, अकाउंट रिसीवेबल कितना है 2 लाख रुपये, इन्वेंटरी कितना है 4 लाख रुपये। हमें कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को और परफॉर्मेंस को 3 साल के लिए एनालिसिस करना है। तो अगर हम करंट एसेट्स निकालें तो क्या होता है, करंट एसेट्स, करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स क्या क्या हो जाएंगी हमारी, ये सारी की सारी करंट एसेट्स हो जाएंगी 6,30,000।
7,60,000 और 6,08,95,000, ये हो गई हमारी करेंट एसेट्स। 6,30, 7,60, 8,95। उसके अलावा करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आ गया हमारा बेटा? अकाउंट्स पेबल एक्वायर्ड बैंक लोन, ये शॉर्ट टर्म, ये सारी सारी करेंट लायबिलिटी है। तो 5,30, 6,10, 7,45 ये हमारी करेंट लायबिलिटी हो गई। डिवाइड करके हम रेशियो निकाल देंगे तो हमारा रेशियो आया 1.19, 1.25, 1.20। तो इसका मतलब क्या दिखाता है कि हमारा रेशियो 21-22 में थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन 22-23 में वापस से ये 1.20 पे आ गया करंट रेशियो। नेक्स्ट है एसेट टेस्ट रेशियो। क्या दिखाता है? क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट कैसे निकालेंगे? क्विक एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है बेटा? क्विक एसेट के अंदर आता है हमारा, ये दोनों हमारी क्विक एसेट हो जाएगी, इन्वेंटरी को नहीं लेंगे इसके अंदर। तो 2,30, 2,80 और 2,95 ये हो गई हमारी क्विक एसेट्स। क्या हो गया? 2,30, 2,80, 2,95 की क्विक एसेट हो गई। करंट लायबिलिटी वही सेम रहेगी। तो हमारा क्विक रेशियो क्या आ गया? 0.43, 0.46, 0.40। तो ये भी अगर हम देखें तो 21-22 में क्विक रेशियो थोड़ा सा बढ़ा था, उसके बाद फिर घट गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टर्नओवर रेशियो की। ये हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट बेटा हम पढ़ते हैं टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो भी बोल देते हैं। टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, हर टर्नओवर रेशियो के अंदर क्या होगा, जो हमारी सेल्स होगी या कैपिटल गुड्स होगा ऊपर आएगा, सॉरी सीओजीएस जो होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स होगा ऊपर आएगा, सेल्स या सीओजीएस ऊपर आएगा। तो नाम से पता लग रहा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारी टोटल एसेट्स का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, यानी कि हर 1 रुपये की एसेट से हम कितने की सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, ये हमको टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बताता है। तो सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है बेटा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। इसमें कुछ नहीं आएगा, बस ऊपर नीचे टोटल एसेट्स की जगह फिक्स एसेट आ जाएगा। तो सेल्स और नीचे आ जाएगा इसके अंदर फिक्स एसेट्स। ये बताता है कि जो फिक्स एसेट्स हमारी हो रही है उसमें हम कितना पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, हर 1 रुपये फिक्स एसेट लगाकर कितना हम सेल्स कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसके अंदर हम नेट एसेट लेते हैं। तो नेट एसेट्स के अंदर क्या आता है हमारा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आती है। तो सेल्स अपॉन में नेट एसेट्स, नेट होता है बेटा वर्किंग कैपिटल रेशियो। सेम यहाँ पे हर जगह ऊपर सेल्स या सीओजीएस आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। तो ये बताता है कि हम वर्किंग कैपिटल कितना एफिशिएंसी यूज कर पा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वही करंट एसेट्स माइनस बाय करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है बता इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो वही सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी। डेटा टर्नओवर रेशियो सेल्स, अब यहाँ पे ध्यान रखना डेटा के केस में क्या होगा, हम क्रेडिट सेल्स लेते हैं, कैश सेल्स से डेटा नहीं बनता। इसे डेटा केस में हम क्रेडिट सेल्स लेंगे डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज इन्वेंटरी क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2। ऐसे ही एवरेज अकाउंट रिसीवर्स क्या होगा? ओपनिंग रिसीवर्स प्लस में क्लोजिंग रिसीवर्स डिवाइड बाय 2। सेम होता है पेबल टर्नओवर रेशियो। तो पेबल के केस में क्या लेंगे हम? ध्यान रखिएगा पेबल जो होता है वो परचेज से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे हम नेट क्रेडिट परचेज लेते हैं और एवरेज अकाउंट्स पेबल लेते हैं। तो नेट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज सॉरी अकाउंट्स पेबल, एवरेज अकाउंट्स पेबल, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अलावा रिसीवर्स के डेट्स भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज अकाउंट रिसीवर्स डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स, ये दिखाता है कि हम जो रिसीवर्स है वो कितने दिन में कलेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए अब इसके भी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगर हम रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो निकाले तो फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था? सेल्स को डिवाइड करेंगे किससे? एवरेज रिसीवर से। सेल्स कितना है हमारी? देखो सेल्स है हमारी 40 लाख, 43 लाख और 38 लाख, ये सेल्स ले ली। और एवरेज रिसीवर्स कितने आ रहे थे हमारे? 2 लाख और 4 लाख आ रहे थे। दो लाख, 2,60,000, 2,90,000, ये हमारे एवरेज रिसीवर्स हैं। तो यहाँ पे हमने वो ले लिए 2 लाख
अच्छा, एवरेज रिसीवर्स कैसे निकालेंगे? ओपनिंग क्लोजिंग को ऐड का एवरेज करके निकालेंगे ना। तो अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए निकालूं, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, ये तो इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, सॉरी ये इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया। और ओपनिंग बैलेंस हमको अकाउंट रिसीवर्स का 2 लाख रुपए दे भी रखा है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस, 2 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस, एवरेज करो कितना आएगा? 2 लाख ही आएगा। फिर यहाँ पे 2 लाख और 2,60,000 का एवरेज करना पड़ेगा, इन दोनों का एवरेज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इन दोनों का एवरेज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एवरेज रिसीवर्स को निकालेंगे जो हमने यहाँ निकाला हुआ है। ये देखिए एवरेज रिसीवर्स ये आ गया जी। 2 लाख प्लस 2 लाख का एवरेज 2 लाख आ गया। उसके बाद दूसरा क्या था हमारा यहाँ पे? 2 लाख, 2,60,000। उसका एवरेज हमने किया कितना है? 2,30,000। फिर यहाँ पे 2,60,000, 2,90,000 एवरेज करेंगे तो कितना रहेगा? 2,75,000। तो ये हो गया हमारा एवरेज रिसीवर्स। और इसको हम सेल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिसीवर टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हम 20 रुपए की सेल्स कर रहे हैं तो 1 रुपए का डेटा है, 18 रुपए की सेल्स कर रहे हैं तो 1 रुपए का डेटा है, और 13 रुपए की सेल्स कर रहे हैं तो 1 रुपए का डेटा है। यानी कि जितना कम रेशियो होगा उतना हमारे लिए दिक्कत, जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया रहेगा, उतना हमारे कम रिसीवर्स रहेंगे, नेट कैंसलेशन उतना ज़्यादा रहेगा। और अगर हम एवरेज करेक्शन पीरियड निकालना चाहें तो ये जो रेशियो आए इसको हम 350 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब हम 18 दिन में डेटा कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हमारा रेशियो कम हुआ, हम 19 दिन में कलेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे और कम हुआ, हम 26 दिन में कलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा बढ़ रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो रिसीवेबल्स है उसमें कलेक्शन में डिले हो रहा है, टाइम लग रहा है। नेक्स्ट है बता इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको कहाँ दे रखा है? यहाँ पे ये दे रखा है 32, 36, 33 लाख डिवाइड बाय, अब यहाँ पे हमको इन्वेंट्री का एवरेज करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री का ओपनिंग कितना दे रखा था? 4 लाख रुपए का ओपनिंग था इन्वेंट्री का। तो हम एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, 4 लाख प्लस में यहाँ पे जो भी बैलेंस होगा इन्वेंट्री का 4 लाख, यानी कि यहाँ पे एवरेज कितना निकल गया? 2 लाख निकल गया। दूसरे में इन दोनों का एवरेज कर देंगे तो 240 हो जाएगा, 440 सॉरी 440 हो जाएगा। 4 लाख और 4,80,000, और यहाँ पे 480 और 6 लाख का एवरेज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। तो ये हमारा एवरेज इन्वेंट्री निकला। अब इस एवरेज इन्वेंट्री को हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज में डिवाइड करके हमने अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लिया। तो ये क्या बताता है कि हमारा जो सेल्स है वो इन्वेंट्री का कितने गुना है, जितना ज़्यादा उतना अच्छा रहता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, टर्नओवर रेशियो हमने पढ़ ली, अब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो की, कि हमारा जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। देखिए इसके लिए ना आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट का आइडिया होना चाहिए, बैलेंस शीट में किस किस तरह से फिगर्स काम करती हैं वो एक बार जरा समझ लेते हैं। अगर मैं बैलेंस शीट्स की बात करूं तो ये हमारी एसेट साइड होती है, हमारी लायबिलिटी साइड होती है। एसेट साइड में आता है हमारा नॉन करेंट एसेट्स, इसको पहले फिक्स एसेट बोलते थे। इसमें टेंजिबल आ गया, इंटेंजिबल आ गया, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, ये भी करेंट नॉन करेंट हो सकती है। उसके बाद आती है हमारी करेंट एसेट्स,
करंट एसेट्स में क्या क्या आता है बेटा? कैश एंड बैंक आ जाएगा आपका यहाँ पे, इन्वेंटरी आ जाएगा और रिसीवेबल्स आ जाएंगे। तो ये तीन चीजें हमारी जस्ट साइड में आती है। अगर मैं लायबिलिटी साइड की बात करूं तो क्या आएगा यहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। पहली चीज तो आती है, इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड्स। दूसरा आती है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल देते हैं। इसमें कि डिवेंचर हो सकते हैं आपके, टर्म लोन हो सकते हैं। और तीसरी आती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है आपका? वही अकाउंट्स पेबल हो सकते हैं, कोई हमारे शॉर्ट टर्म के लोन हो सकते हैं, या कोई और मिसलेनियस गवर्नमेंट की ड्यूज हो सकती है, जिसको हम अदर पेबल कह सकते हैं। तो ये हमारा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर होता है। इसी के बेस पे हम सारे के सारे फॉर्मूले को हम ड्राफ्ट करेंगे। ये एक बार आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, इसके बेस पे सारे फॉर्मूले ड्राफ्ट होंगे। तो अगर मैं बात करूं इक्विटी रेशियो की, तो इक्विटी रेशियो क्या बोलता है कि जो हमारा शेयर होल्डर्स की इक्विटी है डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर का लॉन्ग टर्म, इसको मिलाकर हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उसको हम कैपिटल से डिवाइड कर देंगे, तो दिखाएगा कि जो ऑनर्स का फंड है, टोटल फंड में ऑनर्स का पैसा कितना है। नेक्स्ट आता है डेप्ट रेशो। डेप्ट रेशो क्या लिखा था? टोटल जो आउटसाइड लायबिलिटी है डिवाइड बाय टोटल डेप्ट प्लस नेटवर्थ। कि बाहर की लायबिलिटी में, बाहर की लायबिलिटी जो आउटसाइड फंड है हमारा, उसको हमने कैसे यूटिलाइज किया है। बाहर आउटसाइड की लायबिलिटी कितनी डिवाइड बाय आउटसाइड का लोन कितना है। डेप्ट रेशो क्या बताता है कि डेप्ट का इक्विटी से कितना रेशो है। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेक्स्ट डेप्ट टू टोटल एसेट्स, नाम से पता लगा है, तो डेप्ट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। कैपिटल गेयरिंग रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बताता है कि प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस डिवेंचर्स प्लस अदर बॉन्ड फंड्स, यानी कि जो फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग कैपिटल फंड्स हैं उसका इक्विटी पे कितना रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व माइनस में लॉसेस। देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को फिक्स डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर को फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, अदर बॉइंग फंड को फिक्स रेट से आपको पे करना पड़ेगा। तो जितने भी फिक्स इंटरेस्ट वाले हैं उसका शेयर होल्डर फंड्स पे कितना रेशियो है, ये हमको कैपिटल गेयरिंग रेशियो बताता है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी रेशियो। प्रोबेबिलिटी रेशियो क्या बताता है कि जो प्रोबेबिलिटी फंड है वो टोटल एसेट का कितने गुना है। नेक्स्ट आते हैं बेटा कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ये क्या बताता है? बताता है कि जो भी डेब्ट, जो भी हमारी अर्निंग है डेब्ट पे करने के लिए, यानी कि ईबीआईटी जो है हमारा, वो इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट कितने गुना है, कितना पैसा कंपनी कमा रही है जिससे वो अपना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे कर सके। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ये सिर्फ इंटरेस्ट को पे करने की बात करता है। एक से अच्छा होगा तो अच्छा रहता है, और डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो दो से अच्छा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो क्या होता है? जो प्रेफरेंस वालों के लिए बचेगा, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। देखिए सबसे पहले सेल, सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट अगर माइनस कर देते तो आता है हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट में से अगर मैंने डेप्री, इसको बोलते हैं अबेटा। यहाँ बताता हूँ। सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो ये निकलता है मेरा कंट्रीब्यूशन। उसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहा हूँ, अभी के लिए डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करता, तो ये मेरा निकल जाता है प्रॉफिट। इसको मैं बोल दूंगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। उसमें से मैं अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं
तो ईबीआईटी, उसमें से मैं अगर इंटरेस्ट माइनस कर दूं, अर्निंग बिफोर टैक्स, और उसमें से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं तो इसको बोलते हैं पैट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से क्या होता है, इसमें से इंटरेस्ट तो हमने दे दिया डिवेंचर्स को, अब इसमें से हम प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करते हैं, जो बच जाता है वो तो ये अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि ये जो बचा हुआ पैसा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटेगा। अगर उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो ये निकल जाता है हमारा अर्निंग पर शेयर, जिसको हम ईपीएस बोल देते हैं। तो कुछ इस तरीके से फाइनेंशियल्स काम करते हैं। तो जो फिक्स चार्जेस का भी होता है वही बताता है कि ईवीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन जो फिक्स चार्ज है उसका इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड पे क्या रेशो आ रहा है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। जैसे हमको अगर निकालना था टोटल डेब्ट टू नेट वर्थ एसेट्स, तो अब देखते हैं पहले टोटल डेब्ट कितना था हमारे पास। लॉन्ग टर्म डेब्ट था हमारे पास 3 लाख रुपए का, और जो शॉर्ट टर्म डेब्ट था 5 लाख रुपए का। टोटल डेब्ट कितना हो गया हमारे पास, 8,30,000 का। सिमिलरली यहाँ पर 6 लाख और 3 9,10,000 का, और यहाँ पे 10,45,000 का। और नेटवर्थ, नेटवर्थ कैसे निकलती है बेटा, कॉमन स्टॉक लेस में रिटेन अर्निंग्स। कॉमन स्टॉक कितना था हमारे पास, 1 लाख रुपये, रिटेन अर्निंग्स 5 लाख, यानी कि 6 लाख रुपये। ये हमारी नेटवर्थ थी 6.5 लाख, और यहाँ पे भी 6.5 लाख। तो इससे डिवाइड करके निकालेंगे तो हमारा टोटल असेट टू डेट वर्थ रेशो निकल जाएगा 1.38, 1.40, 1.61। नेक्स्ट हमको रेशो निकालना था वो था लॉन्ग टर्म डेब्ट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो। लॉन्ग टर्म डेब्ट 3 लाख रुपए का है, टोटल कैपिटलाइजेशन कितना है हमारा एसेट्स का, 9 लाख रुपए। यहाँ पे आ रहा है 9.5 लाख रुपए, यहाँ पे भी आ रहा है 9.5 लाख रुपए। तो 3 लाख को हमने 9.5 के रेशो में निकाला, यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट का टोटल कैपिटल पे क्या रेशो आ रहा है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात करते हैं एसेट टर्नओवर रेशो कैसे निकलता है। टोटल सेल्स को टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं। टोटल सेल्स हमने ऊपर निकाली हुई है 40, 43, 38, कहाँ गई, ये भी 40, 43, 38। इसको मैं डिवाइड किससे कर दूंगा बेटा, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कहाँ निकाली हमने, टोटल एसेट्स हमारी ऊपर थी, ये भी 14, 30, 15, 60 और 16, 95 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो मेरा ये रेशो निकल के आ गया 280, 276 और 224। तो हमने एक्टिविटी रेशो पढ़ ली है, हमने कवरेज रेशो पढ़ ली है, कैपिटल रेशो पढ़ ली है, लिक्विडिटी रेशो पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कैसे निकलता है बेटा, सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला होगा जीपी अपॉन में सेल्स इंटू में 100। नेट प्रॉफिट का भी फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू में 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू में 100। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बताता है, ये बताता है कि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी है, वो जीपी से बताता है। नेट प्रॉफिट बताता है कि नेट प्रॉफिट का सेल्स में कितना परसेंटेज है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है कि हमारी ऑपरेशन परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। इसके बाद कुछ और रेशो होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो। तो ये कहता है सीओजीएस अपॉन सेल्स का क्या रेशो है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग का सेल्स पे क्या रेशो है। ऑपरेटिंग रेशो में कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सेल्स पे क्या रेशो है। तो ये सारे खर्चों को कंपेयर करने का काम करते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंस पर बात करते हैं कि इंटरेस्ट का सेल्स पे क्या रेशो है। नेक्स्ट है बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में थोड़ा सा और हम आगे बात करें तो ओवरऑल रिटर्न की बात करते हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये होता है जो प्रॉफिट है हमारा उसका इन्वेस्टमेंट पे क्या रेशो है। रिटर्न ऑन एसेट्स,
प्रॉफिट हमारा एसेट्स का कितने गुना है, और रिटर्न ऑन कैपिटल में कहता है कि जो ईबीआईटी है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का कितने गुना है। ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट वो कैपिटल एम्प्लॉयड का कितने गुना है, कैपिटल एम्प्लॉयड का कितने गुना है। तो हम बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो की, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीपी अपॉन में सेल्स। अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से निकल के आएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हमारा नेट प्रॉफिट ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करूंगा, मेरा क्या निकलेगा, कॉस्ट प्रॉफिट। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करके मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 40 लाख में से मैं 32 लाख को अगर माइनस कर दूंगा तो 8 लाख रुपये का मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। डिवाइड बाय सेल्स कितनी थी, 40 लाख थी। तो यहाँ मेरा 20% का रेशियो आ गया। ऐसे ही हम बाकी दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट कितना था मेरा बेटा, ये दे रखा है नेट प्रॉफिट 3 लाख 2 लाख 1 लाख, उसको मैं सेल्स से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो निकल आएगा। इसका मतलब नेट प्रॉफिट घट रहा है और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी घट रहा है। ये मेरे लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। ये था बेटा पूरा रेशियो एनालिसिस जो हमने पढ़ा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से। आई थिंक इतना काफ़ी है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।